स्वागत है आप लोगों को मेरा इस पहला पार्ट में। तो इस वीडियो की सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। ठीक है, हाँ। तो लेकिन ये जो है ये कुछ अलग होगा। अलग कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, पिछले जो वीडियोस था तो उसमें मैं क्या कर रहा था कि यार मेरा जो एक खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं एक जो किताब मुझे पढ़ना था, ठीक है, मतलब ऐसे अच्छे जो अच्छे जो किताबें होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि हम पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, पर बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो अब मेरा टारगेट यह है कि मैं वो सारे किताब को पढ़ूंगा, ठीक है। और पढ़ के उसके अंदर मतलब जो भी कुछ है, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने समझा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मतलब ये जो मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा वजह यही है कि मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ करने के बाद मतलब आप लोगों को, अगर आप लोगों के अंदर कोई एक अनसेटिस्फेक्शन है कि यार मुझे अगर वो किताब में वो चीज़ कैसे लिखा था, अगर हम ये जान पाते तो अच्छा होता। मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता अंदर से कि हाँ, मैंने उस किताब के अंदर क्या लिखा है वो मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई अनसेटिस्फेक्शन है तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा भी एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ, मुझे एटलीस्ट पता तो है कि हाँ उस वीडियो उसमें क्या कुछ मतलब वो जो ऑथर है वो कैसे बात कर रहा था या फिर वो क्या बोल रहा है अपनी किताब में, तो मुझे यही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो ठीक है यार, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैंने जो किताब खुद पढ़ा है वो बहुत फेमस किताब है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बहुत ही कॉमन किताब है वो, रेसनिक एलईडी का जो किताब है, ठीक है। तो तो फिर उस किताब की जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले कि मैं इसको शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये जो किताब है, ठीक है, ये पढ़ने के लिए आपको मतलब अंदर से खाली होना पड़ेगा। मतलब अगर आप मन ही मन में कुछ सोच रहे होंगे और आपको अगर अंदर से ये लगा कि हाँ मुझे तो पता है थोड़ा बहुत, हाँ पहले होगा वो न्यूटनियन मैकेनिक्स की बात होगी, ठीक है। तो अगर आप चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ने से अगर आपको लगेगा हाँ यार मुझे तो पता है, तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा, मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो इसको आप एज इट इज़ देखना है। हाँ, अगर सबसे अच्छा होगा कि आप फिर एज्यूम कर ले कि आप एक स्टोरी, जो बुक होता है ना, जैसे कि हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो कोई एक स्टोरी है, हमें नहीं पता है वो क्या है, तो एक के बाद हम एक चीज़ को देखते चले जाते हैं और हमें तो क्या होता है जो स्टोरी है एक्चुअल जो तो इसी वजह से क्या होता है, जो कोई भी स्टोरी हो तो उसमें पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट आता है। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक एज इट इज़ देखें और एक स्टोरी की तरह देखें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा देखने में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो किताब है, ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन में, उस पर पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उन्होंने वो क्या तो उस इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो तो जैसे ही इंट्रोडक्शन शुरू होता है, ठीक है, हाँ, तो जैसे ही उनका इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो वो लोग बताते हैं कि उन लोगों का कहना ये था कि क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहते हैं और इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे जो फिजिक्स के लॉज है, यानी आप न्यूटन के लॉज मान लो या फिर तो जो भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एटॉम जो मॉडर्न फिजिक्स उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो लाइट की भी बात हो रही है, तो मतलब क्या बताऊँ कि जो मैक्सिमम जो रे ऑप्टिक्स है उसकी बात हो रही है, या और जो मेजर बात हो रही है वो है थर्मोडायनामिक्स या क्या, हाँ, तो फिर वो थर्मोडायनामिक्स कह सकते हो। या सबसे जो मेजर बात हो रही है वो है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है, जो एक्चुअल मैकेनिक्स है उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कह रहा है कि क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहते हैं और हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे फिजिक्स के लॉज है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, क्योंकि
अब उन लोगों का लॉजिक ये है क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रहते हैं और इसका एक लिमिट है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड में रहते हुए एक लिमिट है और उसी लिमिट तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपका जो फिजिक्स लॉस है उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, मतलब उसका एक लिमिट है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये आ रहा है क्योंकि ये लिमिटेड है तो हमारे जो फिजिक्स के लॉज है वो भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो पहले पार्ट में उन्होंने ये बात किया, ठीक है। यह गया उनका पहला जो इंट्रो, मतलब जो पहला पैरा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये फिजिक्स है और इसमें हम कुछ भी कहा सुना मान नहीं लेते हैं जब तक हमें कोई तगड़ा प्रूफ नहीं मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अगर आप देखोगे कि हम लोग क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आता है तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। जैसे ही कुछ बीमारी आ गया फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सुबह उठ के दौड़ने जाएंगे, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फिजिक्स का कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ मिलता जुलता कुछ है। जब तक कोई हम एक एक्सपेरिमेंट करके बता नहीं देते कि हाँ इसमें लिमिटेशन है, तब तक कोई मतलब उसको मानेगा नहीं, ठीक है। तो एक ऐसा ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में इन लोगों ने बताया है, जिसके बाद हम लोग इस चीज़ को और भी सीरियसली लेने लगे थे। अब देखो, मतलब जो वो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने कहा कि यार अगर 10 मेगावोल्ट वोल्टेज में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो जो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है उसका 99% तक अचीव कर लेता है, ठीक है। अब इस पोजीशन, अब जब उसका वेलोसिटी, जब इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना हो जाता है तो वो जैसे बिहेव करता है, वो न्यूटन के जो लॉज है उस चीज़ को, मतलब न्यूटन के लॉज उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है एट द वेलोसिटी 99% ऑफ सी, तो इसका जो बिहेवियर है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर मुझे माफ़ करना, मुझे उतना अच्छा स्पेलिंग नहीं आता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले बोल देता हूँ पहले, ठीक है। तो अब प्लीज़ करेक्ट कर लेना क्योंकि मुझे उतना भी अच्छा नहीं आता। तो जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, जो न्यूटन लॉज है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये था। तब उन्होंने कहा कि अब जो आइंस्टाइन थे वो आए और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, जिसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उन्होंने जो दिया था वो था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। वो था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। जनरल, हाँ चलो यार, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब जनरल थ्योरी रिलेटिविटी में उन्होंने एक जनरल, मतलब पहले आपको मैं स्पेशल बोलता हूँ, इसको स्पेशल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की बात होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात होती है, और जनरल में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इन लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। पहले उन्होंने जो हमारा लिमिट है वो बताया और फिर बताया कि हम लोगों का मतलब ये जो, मतलब हाँ, जो इसका बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जनरल थ्योरी क्या है और स्पेशल थ्योरी क्या है, उसको स्पेशल क्यों बोलते हैं, ये सब उन लोगों ने पहले मतलब टॉपिक में बताया। अगले टॉपिक में उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो अगले टॉपिक में वो लोग चले जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या करते थे, जो एक रेफरेंस फ्रेम है और एक, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले तो जो उनकी जो उस किताब में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आसानी होगी, ठीक है। चलो हाँ, तो उन लोगों ने इस पहले पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब रेफरेंस फ्रेम क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, ये चीज़ उन लोगों ने हमको बताने के एक एग्जाम्पल के ज़रिए उन लोगों ने बताया। उन लोगों ने कहा कि मान लो एक ये धरती है, धरती के ऊपर आप हो, नहीं आप नहीं बोलूँगा, हाँ आप ही हो, और एक प्लेन है, ठीक है, उसमें आपका एक दोस्त है, ठीक है।
क्योंकि वो आमिर है इसीलिए वो प्लेन में है, मतलब ये उन्होंने नहीं बताया कि चलो यार। हाँ, तो फिर एक धरती है जिसमें एक आदमी खड़ा है और प्लेन में है वो भी एक, वहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और एक इंसिडेंट हो रहा है, वो इंसिडेंट ये दोनों रेफरेंस फ्रेम्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब इस ये इंसिडेंट होने के पीछे इसका भी हाथ नहीं है, इसका भी हाथ नहीं है, ठीक है। वो अपने आप हो रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी इस इंसिडेंट को देख रहा है और ये भी इस इंसिडेंट को देख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको चारों चीज़ें से एक्सप्लेन कर, चारों चीज़ें से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इसने क्या देखा है, इसने क्या देखा है। वो चारों चीज़ें क्या है, एक्स, वाई, जेड एंड टी, ठीक है। और उन्होंने एक्स वाई जेड को कुछ ऐसे बताया कि ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड और इसी के अलावा है टी, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों से ये भी इस चारों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इसके लिए इस चारों का वैल्यू, चारों वेरिएबल का वैल्यू अलग है, इसके लिए इसका वैल्यू अलग है। लेकिन इस चारों के ज़रिए ही हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये इसको, इस चीज़ को कहाँ पे देखेगा, किस वक्त देखेगा, और इस चीज़ को कहाँ पे देखेगा, किस वक्त देखेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि हम ये जो चारों के ज़रिए और एक ऐसा एक स्ट्रक्चर के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ को उन्होंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि 10-15 ऐसे कुछ नंबर ले ली, तो मैं भी कुछ नंबर ले लेता हूँ कि मान लो ये इस इंसिडेंट को देखेगा 120, 50 और 5, ठीक है। वो है ए, तो उसको नाम भी देते हैं, ये बी, और ये जो बी है वो उसको देखेगा, मान लेते हैं 150 माइनस 30, 50 और 10, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो ऐसा कुछ है, मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो ये कुछ ऐसा कुछ देखेगा, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये अलग अलग हो सकता है, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, लेकिन इस चारों के ज़रिए ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो आइडिया है, ठीक है, इस चारों के ज़रिए किसी भी इंसिडेंट को, मतलब कोई भी बंदा इस चीज़ को कैसे देखेगा, इसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, इसी को कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम इस चीज़ को बोल ही नहीं सकते। मतलब देखो, हमारा जो फिजिक्स है वो तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए है। हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसके ज़रिए ये चीज़ होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसको बोलना है कि मैथमेटिकली कि ये चीज़ मैंने इस पोजीशन पे देखा, तो हमें रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ एक ओवरऑल आइडिया उन्होंने बताया कि रेफरेंस फ्रेम क्या है और इसका ज़रूरत क्यों है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो पोजिस पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, उन्होंने दो रेफरेंस फ्रेम को कंसिडर किया है और एक पॉइंट लिया है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ कि उन्होंने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है, उसको हम एस कहते हैं, ठीक है। तो और एक और ठीक है, तो उन्होंने ये, क्योंकि ये जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो है v, ठीक है। हाँ, तो इसका जो वेलोसिटी है वो है v और इसका वेलोसिटी 0 है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक। तो इस P पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके बारे में उन्होंने एक आइडिया दिया है। और इसका जो T है, यानी जिसका जो टाइम का डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया और कहा कि इसका जो पोजीशन, तो मतलब उन्होंने बेसिकली जो पोजीशन है उसको डिफाइन किया है दोनों ही रेफरेंस फ्रेम की रिस्पेक्ट से। तो उन्होंने पहले एस के बारे में कहा कि एस क्या दिखेगा इसको, तो उन्होंने एस के बारे में कहा कि एक्स, वाई, जेड, टी, और ये स्टेट के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि ये ऐसा दिखेगा, इस स्टेट को ऐसा दिखेगा। और उन्होंने क्या किया कि क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐसे ही माना हुआ है कि मतलब ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स में हो रहा है। और कैसा हो रहा है ये चीज़ भी उन्होंने
एक कुछ इक्वेशन का जरिए एक्सप्लेन करके दिया, वो है राइट। अब देखो, अब उन्होंने तो इस पोजीशन को डिफाइन किया, लेकिन इसका जो टाइम है उसको उन्होंने अलग से इसको डिफाइन किया, और आगे मैं अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा उन्होंने लेंथ को भी डिफाइन किया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है।